Assalamu alaikum Wanderlusters. I am Sanya Nasir and we're back with another episode of Wander Vision. आज हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस्टर मोहम्मद बिलाल. वेलकम ऑन द शो. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर. अच्छा, एडवोकेट मोहम्मद बिलाल साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवा दें. आप क्या करते हैं, कब से काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बेसिकली मैंने लॉ किया इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एंड देन आई डिड LLM. देन इन 2015 मैं पाकिस्तान वापस आया और आई स्टार्टेड माय करियर एज अ लॉयर, जिसमें मेरी कोर फील्ड जो थी वो थी कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग से रिलेटेड. अच्छा, चूँकि मैंने यूके में कुछ इस तरह काम किया हुआ था इमिग्रेशन के हवाले से, एंड व्हेन आई फाइंड कि यहाँ पे काफ़ी उसकी मार्केट है बिकॉज जेन्युइन पीपल वर नॉट हियर, तो मैंने स्टार्ट किया और आई स्टार्टेड विद द स्टूडेंट कंसल्टेंसी. उसमें जो मेरा इनिशियल स्टेप थे वो थे LSBF के साथ, फिर गिज़मा ग्लोबल ग्रुप के साथ, और इस तरह फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने जर्मनी में, इटली में स्टूडेंट्स को बगअप किया और स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया इन सेंस ऑफ देयर वीज़ा प्रोसेसेस, देयर एडमिशंस एंड अदर थिंग्स. और उसके बाद आफ्टर कोविड आई स्टार्टेड माय करियर एज कंसल्टेंट इन बिजनेस इमिग्रेशन, और उसमें जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी वो EB2 EB5 वीज़ा के हवाले से थी USA के लिए. और करंटली आई एम एक्चुअली डूइंग बेसिक जो मेरी कोर फील्ड है और दैट इज़ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग एंड आल्सो विद इमिग्रेशन. तो अभी जो है करंटली मैं बिज़नेस इन्वेस्टर्स को जो सपोर्ट कर रहा हूँ फॉर देयर इमिग्रेशन टू US. राइट. सो आपको बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, डिफरेंट किस्म का रहा हुआ है. और मैं जो नोटिस की हुई कह रही हूँ कि 2020 में प्रॉब्ली स्टूडेंट वीज़ाज़ का इतनी डिमांड नहीं रही होगी, तो दैट्स व्हाई यू शिफ्टेड टू बिजनेस. जी एक्चुअली. तो जर्मनी का आपने मेंशन किया कि आपने जर्मनी भी स्टूडेंट्स भेजते थे. वो वीज़ा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि वो तो मैंने पढ़ी, उसकी हॉरर स्टोरी सुनी है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और बच्चे जा नहीं पाते. नहीं, एक्चुअली ये जो अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ हैं या अदरवाइज चीज़ें जो अभी करंटली स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो कोविड के बाद से है, क्योंकि कोविड के बाद से बैकलॉग बहुत सारा लग गया. और अदरवाइज जो पहले हम लोग काम करते थे तो अपॉइंटमेंट वाज नॉट बिग इशू इवन फॉर जर्मनी. और अपॉइंटमेंट वाज नॉट बिग इशू, और उसमें ये था कि यू कैन वेरी इजीली गेट द अपॉइंटमेंट एंड एनी अदर सर्विसेज लाइक यू हैव टू गो फॉर अ ब्लॉक अकाउंट. उसके लिए एम्बेसी आपने जाना है, उसके लिए आपको सर्विसेज बड़ी इजीली प्रोवाइड करते थे वो. और अदरवाइज़ कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है उसके लिए आपने अगर जाना है, या अदरवाइज स्पाउस वीज़ा के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके, आपने जाना है तो कोई भी इटली एम्बेसी, जर्मनी एम्बेसी, कोई भी एम्बेसी जो थी वो इतना. आफ्टर कोविड जो है ये बैकलॉग्स आना शुरू हो गए, फिर कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के जनरेट हो गए अराउंड, तो उस वजह से. लेकिन ये बैकलॉग ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक UK में ऐसा कोई अपॉइंटमेंट का मसला होता है. जैसे FRB जो है जर्मनी का, वो काफ़ी मुश्किल से, जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा होता है उसमें भी, मतलब मैंने आई हर्ड कि 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं फैमिलीज़ को इकट्ठे होने में. वाइफ नहीं जा पाती या हस्बैंड नहीं जा पाते. तो ये बेसिकली, मतलब मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछूँ कि जर्मनी का काफ़ी ये जो नोटोरियस रहा है इस हवाले से. फ्रांस पे जल्दी वो कर देता है. इट्स नॉट ओनली फॉर जर्मनी, इट्स फॉर US का फॉर द हमेशा से ऐसे फैमिली था. और स्पाउस वीज़ा. नो, US का हमेशा से ऐसा नहीं था. अपॉइंटमेंट जो थी, बिकॉज अगर आप US की देखें I-130 पटिशन जो है, और आफ्टर दी डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइंग देयर वाज ओनली 90 days. आफ्टर 90 days यू गेट अपॉइंटमेंट हेयर, मतलब स्पाउस जो था वो. लेकिन अभी वो दे आर टेकिंग 1 year. ठीक है. इसी तरह मतलब पहले कुछ और हालात थे, अभी कुछ और हालात हैं. पहले मतलब इटली में इट वाज वेरी इजी, लेकिन अभी क्योंकि रिजेक्शंस बहुत आती हैं, बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं. मीन्स के आल टुगेदर कोविड के बाद से जब हालात पूरी दुनिया के चेंज हुए, अब इशू ये है कि इसमें चूँकि आप जो है वो फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी, आपने फिज़िकली आना जाना होता है, तो उस सिचुएशन में जो है वो आप मतलब उसको डिजिटाइज कर नहीं सकते या अदरवाइज का. इस वजह से थोड़े से बैकलॉग्स की वजह से लोगों को वेट करना पड़ता है. सो बेसिकली ये एक जो पूरी डिस्कशन है, ऐसा एक कहानी है, ये ज़्यादातर
ग्लोबल साउथ के लोगों के लिए ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि हमारा पासपोर्ट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि हमें बगैर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या लीगल रिक्वायरमेंट्स के हम किसी भी कंट्री चले जाएं। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स पे उन्होंने काफ़ी मीम्स भी देखे होंगे कि खाली एक शेंगन वीज़ा के लिए या एक यूके के वीज़ा के लिए, यूएस वीज़ा के लिए हमें पूरी फ़ाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है कि हम एक हफ्ते की हॉलीडे के लिए भी जा सकें या कोई हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकें। तो इन सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में, सारा कुछ फ्रॉम स्क्रैच करने में क्या क्या ऐसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आपको नज़र आती हैं कि स्टूडेंट्स करते हैं, या कोई वैसे हॉलीडे वीज़ा के लिए लेने जाना या किसी बिज़नेस के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना हो, तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक? देखें, सबसे पहले तो हम आते हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। देयर आर 3 things which you have to prove to the visa immigration officer. That one is that you have enough sources in shape of funds that you will go over there and you will spend. Secondly, you have strong ties in your country that if they will give you 20 days visa, तो you will come back in 5 days. आपके ties इतने strong हैं. Thirdly, the person who is calling you, who is he? और उसकी जो है वो strong backing क्या है या वो क्या चीज़ है. अब ये 3 चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं, और इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस भी आपसे होते हैं. इन्हीं 3 चीज़ों के अगर क्वेश्चन नहीं होते तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स को, योर डॉक्यूमेंट शुड स्पीक अबाउट दीज 3 थिंग्स के दैट इफ़ यू विल गिव मी वीज़ा, आई विल कम बैक, आई हैव स्ट्रॉन्ग टाइज, आई हैव इनफ फंड्स. जो बंदा मुझे बुला रहा है, जो मेरा स्पॉन्सर है, ठीक है, वो जो है वो ही इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग कि वो मुझे वहाँ पे बियर कर लेगा. Fourth thing is, which is very much important, that you are not a criminal. Your background is very clean and you are not among those people जो वहाँ पे जाके कोई ब्लंडर करे. एक्चुअल इशू जो है वो ये है कि कहते हैं ना, गेहूं के साथ वो पीसा जाता है, समथिंग उर्दू में कुछ इस तरह है. उसमें ये होता है कि अगर मैं वहाँ पे गया हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे जाके कुछ इस तरह का इलीगल काम किया कि वो ग्लोबली मेरी मतलब एक आइडेंटिटी बन गई. उसमें ये होता है कि फिर आप अगर जेन्युइनली जा रही हैं तो वो आपके लिए एक इशू बन जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड हैव टू कंसिडर दैट कि हमें वहाँ पे जाके कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए. एज़ फार एज वीज़ाज़ कंसर्न. अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट प्रेफर टू डू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज. अभी तो मैं अपडेट नहीं हूँ, लेकिन देयर विल बी सम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज जहाँ पे वो जाके इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज नहीं करते, वो कहते हैं हम वहाँ पे जाके करें, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्बेसी, नॉट ऑफ द यूनिवर्सिटी. द कोर्स और द टेस्ट, जो आइल्स का टेस्ट है, आइल्स का टेस्ट कर लें, पियर्सन कर लें, पीटीई कर लें, कुछ भी इस तरह के जो टेस्ट है ना, स्टूडेंट कहते हैं कि हमें वहाँ पे बस आप भेज दें, जहाज़ में बैठाएं और भेज दें. ऐसे नहीं है. देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स. एम्बेसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, यू हैव टू कंप्लीट दैट. अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ फंड उनके पास होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे लीगल लोग बैठ के बैंक स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं. हाँ. ठीक है. अब वो बैंक स्टेटमेंट बना के, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए या 4 मिलियन 5 मिलियन या 6 मिलियन है, लेकिन जब मेरा वीज़ा लग जाता तो मैं वो वहाँ पे जाके स्पेंड तो नहीं करता, बिकॉज मैंने जेन्युइन स्टेटमेंट नहीं ली होती. अब एक्चुअली क्या होता है, मैंने वहाँ पे जाके जब अपने आप को फेस करना है या मैंने वो सिचुएशन फेस करनी है, जब उन्होंने मुझे कहना है फ़ी दो, तो मैं कहूँगा मेरे पास तो फ़ी नहीं. दे विल आस्क कि भाई आपने तो 6 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट शो की थी कि विच यू हैव टू स्पेंड है. अब वो क्या करूँगा, मैं वहाँ से बक मारूंगा और मैं अपने वीज़ा के टाइम में या अदरवाइज कोई बीच का रास्ता देखूंगा, असाइलम क्या करूँगा, किसी से जो है वो इलीगल शैम मैरिजेस वाली साइड पे जाऊँगा, और फिर क्या होगा, वो एक इमेज ख़राब हो जाएगी. इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों को, या जैसे आपने पासपोर्ट की बात की, तो पासपोर्ट हमारी वजह से ख़राब हुआ ना, अदरवाइज तो नहीं ख़राब हुआ, हमारे लोगों ने ख़राब किया. अगर जेन्युइन लोग जाएंगे तो दे विल कंसिडर. अगर जेन्युइन देखें, इफ़ यू आर जेन्युइन, तो मेरा ख्याल ये है, और आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, तो मेरा ख्याल ये है कि देयर विल नॉट बी अ चांस ऑफ रिजेक्शन. अगर हो भी जाए तो अपील में यू कैन कवर इट. हाँ, ये मैंने इसी पॉइंट पे आना था. जो रिजेक्शन होती है, अपील आई थिंक खाली यूके के लिए मोस्टली होती है, हर जगह पे आप अपील देखिए उनके ना हर किसी कंट्रीज़ के ना लॉज हैं. ठीक है. आप जो है रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं, जर्मनी के लिए भी फाइल कर सकते हैं, आप इटली के लिए फाइल कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि अगर वीज़ा ऑफिसर ये लीवरेज देखता है कि यार मेरे से हो सकता है कहीं मिस्टेक और अपील में ये क्लियर हो जाए, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ये दे दे मुझे
जिसकी वजह से इनका काम बन सकता है, तो वो अपील का राइट दे देता है। ये डिस्क्रिप्शन होती है अच्छा, उसकी। सही। ज़रूरी नहीं, हो सकता है यूके में भी ना हो सकता है यूके में भी मिल जाए, हो सकता है जर्मनी में हो लेकिन वो ना दे। बट दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन के वो राइट दे दे आपको या ना दे दे। लेकिन देयर आर सम सर्टेन केसेस जिनके अंदर वो अपील का राइट देते हैं आपको कि आप दे इफ़ दे आर कंसिडरिंग कि यार देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं और इसने नहीं लगाए हुए, तो वो अपील का राइट देते हैं कि आप लगा दें या आप क्लैरिफाई कर दें। सही। रिजेक्शन जो होती है, अगर स्टूडेंट वीज़ा बेशक ना हो, कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी हो, तो हाउ स्केरी इज़ दैट? क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा नाइटमेयर है ना, वो गॉड फॉरबिड ये है कि मुझे रिजेक्शन आ जाएगी किसी कंट्री से, एंड देन अगर मैं कहीं और अप्लाई करती हूँ तो वो आपको आई थिंक प्रूफ देना पड़ता है कि आई वाज रिजेक्टेड फ्रॉम दीज कंट्रीज़। तो वो कितना बड़ा आपको? देखें, आपको ना जब रिजेक्शन आती है ना, तो उसकी एक तो बात ये है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो समझती है कि अगर मैंने यूके जाना और मुझे यूके का वीज़ा नहीं मिला तो यूके में दुनिया एंड हो गई। ऐसे नहीं है। नहीं, लेकिन ठीक है, यूएस भी फिर आपको अफेक्ट करता है। अब यूएस का नहीं। वीज़ा भी अफेक्ट होता है ना अगर यूके देखिए, से रिजेक्शन आप आ वेन एवर यू विल गो जेन्युइनली, आपकी 6000 रिजेक्शन हो। मेरे पास एक केस आया खातून का, ठीक है, उसको कनाडा की 4 रिजेक्शन लगी हुई थी और ऊपर नीचे लगी हुई थी। अच्छा। When I saw her documents, I said, why don't you put these things? Why are you are not taxpayer? तुमने शो क्यों नहीं किया? उसने कहा मुझे किसी कंसल्टेंट ने बताया नहीं। ये When तो I basic applied चीज़ for है। her, हाँ। ठीक है, she got the visa For Canada for Canada after 4 rejections. for rejection. When you will put your documents, देखिए ये स्टेप A है, B है, C है, 3 इस तरह है ना। अब आप कहें कि मैं स्टेप F पे चली जाऊँ, A B C नहीं करूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू नो हमें तो आदत है ना शॉर्टकट की, बट देयर इज नो शॉर्टकट। यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स और यू हैव टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स वेरी प्रॉपर। वीज़ा शॉपिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। वीज़ा शॉपिंग थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने यूएस जाना है या अगर आपने किसी वेस्टर्न कंट्री जाना है जो सारा हॉट स्पॉट्स हैं, तो आप जान के इस तरह की कंट्रीज़ में जाते हो, जैसे एक ही गो में 4 एशियन कंट्रीज़ में चले गए जहाँ पे आसानी से आप चले जाते हो, जैसे मालदीव्स हो गया, वीज़ा फ्री हो गया, अज़रबैजान हो गया, थाईलैंड हो गया, और फिर आपने अप्लाई किया फॉर यूएस और यूके। तो वो कहते हैं कि ये तो खाली अब बाय कर रहे थे वीज़ास, यू weren't a genuine tourist, आप सिर्फ जा रहे थे ताकि स्टैंप लग जाए और फिर आप दूसरी कंट्री में जा सको, अप्लाई कर सको ताकि वीज़ा मिल जाए। देखिए, आपने मालदीव का वीज़ा लिया ना, मालदीव का तो वीज़ा ऑन अराइवल मीन्स के ऑन अराइवल है, ठीक है। आपने नेपाल का ले लिया, आपने यू आर द विजिटर, यू बेसिकली गोइंग टू शो देम कि आप जेन्युइन विजिटर हैं, राइट। लेकिन एक जेन्युइन विजिटर 1 महीने में 4 कंट्रीज हो गया और फिर अगले महीने यूएस के लिए चला गया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। अब आप यूएस अप्लाई करते हो और आपके पास पैसे नहीं है, वुड दे गिव यू द वीज़ा? दे विल नॉट। अगर आप यूके जाते हो और यू आर नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर, इवन यू हैव गुड बैंक स्टेटमेंट, दे विल नॉट गिव यू। यू हैव टू सी कि मैंने ये एक कंट्री है, इसको अप्लाई किया है, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट। आप सारी दुनिया फिरे हुए हैं, आपने 40 वीज़े लगा लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि यार देखो, वो बंदा ने इटली का अप्लाई किया था ना, तो फिर यूके का उसका वीज़ा लग गया, जर्मनी का अप्लाई किया था उसका यूएस का वीज़ा लग गया। द थिंग इज़ कि वो जो यूएस या इटली का अप्लाई किया ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और इसकी डॉक्यूमेंटेशन सेम थी। उसने वही जाके डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखे, वहाँ पे विजिट करके आया, यहाँ पे रखे, यहाँ पे विजिट कर रहा है। सो द थिंग इज़ कि अगर एक बंदे को वीज़ा नहीं मिलता तो उसको कभी यूएस का भी नहीं मिलेगा, उसको यूके का भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक बंदे को जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वीज़ा मिला तो उसको दूसरी कंट्रीज़ का भी मिल जाएगा। राइट। अब जैसे आप फ़र्ज करें कि किसी अब फ़र्ज करें आप इटली चले जाते हैं, इटली जाके आपने कोई ऐसा काम ऑफेंस कर दिया, वीज़ा तो आपको मिल गया था, लेकिन अब यूएस अप्लाई करेंगे तो हो सकता ना मिले, बिकॉज आपने ऑफेंस कर दिया। यूएस का आई हर्ड कि अब वो जो जिनको पहले ऑलरेडी वीज़ास मिल चुके हैं, अब उनको पहले एग्जाम्शन आ गई थी कि आप ना इंटरव्यू दें और आपको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम वो ख़त्म हो गया ना? वो ख़त्म हो गया मेरे ख्याल में। इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम उसको कहते हैं, वो ख़त्म हो गया। वो जब आप अप्लाई करते हैं तो दे टेल यू कि आपका वेवर में है या नहीं है। अगर है तो वहीं पे आपको ओके हो जाता है, अगर नहीं है तो वो आपको अगला स्टेप पे ले जाते हैं। सही। अच्छा, अब बिज़नेस इमिग्रेशन की तरफ आते हैं। जी। आप किस किस्म के बिज़नेस को इमिग्रेट करवाते हैं यूएस में,
वहाँ पे क्या मतलब सक्सेस रेट रहा हुआ है, कितने लोग चले जाते हैं और मसले सबसे ज़्यादा कॉमन क्या आते हैं? देखिए, जो बिज़नेस इन्वेस्टर है ना, वो 100% सक्सेस रेट है। अच्छा। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यू हैव टू टेक योर मनी फ्रॉम हेयर टू देयर एंड यू विल गो। और उसमें आप ऑब्वियसली अगर बिज़नेस करने जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव बी हैविंग हाउ नो ऑफ द बिज़नेस एज वेल। ठीक है, अगर आपको हाउ नो नहीं है तो आप यहाँ पे भी बिज़नेस नहीं कर रहे, तो आप उनको शो करवा ही नहीं सकते कि आप बिज़नेसमैन हैं। फिर उसकी फिजिबिलिटी होती है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व होता है, वहाँ का लॉयर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे लोगों को जो पता नहीं होती, वो होती है कि बिकॉज पीपल आर नॉट, बड़े बिजनेसमैन भी जो है ना वो टैक्स पेयर्स नहीं होते। ठीक है, अब वो सोचते हैं कि यार मैं अगर टैक्स पेयर यहाँ पे नहीं हूँ तो वहाँ पे भी, वो फिर आगे जो बिज़नेस वाला बैठा होता है देखने वाला डाकू, वो कहता है यार ये तो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, टैक्स तो पे नहीं कर रहा, तो हमारे क्या देगा, उसके बाद जितना मर्जी पैसा। मतलब बहुत सारी, फिर इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनके सिक्योरिटी बैकग्राउंड जो है दे दैट आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, उनको पता ही नहीं होता कि यार हम पे FIR हुई हैं, पर्चे हुए हैं, पता ही पता ही नहीं होता। ये ठीक कैसे है, हो सकता वो ऐसे होता है ना कि किसी का नाम आ गया, पता नहीं है उसको, वो जब सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं बैठ जाए भाई, तेरा तो फला FIR में नाम है, PO डिक्लेयर हुए होते हैं, प्रोक्लेम ऑफेंडर्स होते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को तो वो नहीं कर सकते। हाँ, जो जेन्युइन लोग हैं, जिन प्रॉपर बिजनेस करते हैं, प्रॉपर टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब जैसे आप यहाँ पे ग्रोसरी का बिजनेस कर रहे हैं तो आप न्यूयॉर्क में ग्रोसरी खरीद लें, शॉप खरीद लें, सही। ठीक है, आप क्योंकि यहाँ पे आपको हाउ नो, मतलब आपने वो बैकग्राउंड को लेके चलना ना, तो जो आपकी हाउ नो है आप उसके अकॉर्डिंगली कर लें उसको। आपने टैक्स पेयर्स की बात की और बिजनेसमैन ओवर हियर, ट्रांसपेरेंसी की बहुत किल्लत है यहाँ पे, पीपल हाइड बिहाइंड पे, मतलब सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, सही तरीके से वो शोकेस नहीं करते। तो हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक डिजिटलाइजेशन इज़ फॉर बिजनेसेस, स्पेशली अगर हम टूरिज़्म की बात करें और टूरिस्ट स्पेसिफिक बिजनेसेस की बात करें, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तानियों को टूर्स पे लेके जाना है किसी और कंट्री में, जैसे अज़रबैजान और टर्की में बहुत टूर कंपनीज़ होती हैं पाकिस्तानी भी जो लेके जाती हैं, तो उसके लिए डिजिटलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो डेटा है वो एक ही जगह पे प्लेस्ड हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी हो, एक्सेसिबिलिटी भी हो टू दैट इन्फॉर्मेशन, और जनरली भी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपके बिज़नेस की। देखिए, डिजिटलाइजेशन जो है ना वो इस वक्त वो बहुत नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक चीज़ है अच्छा। पाकिस्तान के लिए हवाले से। उसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री को मीट करना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि मालदीव आप चले जाते हैं तो वहाँ पे तो टैक्सी वाला जो है वो भी आपके आगे मशीन कर देता है कि भाई कार्ड लगाओ, मुझे पैसे पे कर दो। चाइना में बेगर्स भी होते हैं QR कोड के साथ। ठीक है, सो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने सारे के सिस्टम को ना इसको डंप करें और एक नए सिस्टम को जनरेट करें। उसके लिए मतलब आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे लाइक मेरे ख्याल में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त बटन वाले मोबाइल थे, ठीक है, और दैट वाज वेरी मच, मतलब हमें कहा जाता था कि यार एक मोबाइल ऐसा आएगा जिस पे हम दूसरे को देख सकेंगे। 2008 के बाद एक रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, अब हर घर में मोबाइल है, मतलब वो चीज़ें। और हुआ ये कि जो फासले थे वो आपकी कीबोर्ड में आ गए ना, हाथों में आ गया। आप दुनिया में कहीं पे भी आपने जाना है, किसी भी जगह पे व्यू करना है, जैसे मैंने अगर किसी कंट्री में जाना होगा तो मैं कहूँगा यार मैं इसको ना जगह को देख लूँ पहले, तो मैं उसको करूँगा यूट्यूब आ जाएगी, अदरवाइज़ बहुत सारे आप तो मतलब करंट जनरेशन के लोग हैं, आपको पता है कि उससे ज़्यादा सोर्सेज क्या। तो इसी तरह आपने अगर कहीं जाना है, विज़िट करना है या किसी भी कंट्री को देखना है, तो जब तक आप उसके लेवल के अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रोग्रेस नहीं करेंगे या अपने आप को उसके सामने नहीं पेश करेंगे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इसलिए डिजिटलाइजेशन हर हवाले से, अगर आप वर्ल्ड को मीट करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है, हर हवाले से, नॉट इवन इन टूरिज्म, हर चीज़ के हवाले से। अब जैसे हमारे यहाँ पे लोग आते हैं
वो कहते हैं हमने फाटा जाना है, स्वात जाना है। अब स्वात इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, उनको कहते हैं जी NOC ले लें आप। अब NOC के लिए आप जाओ, थाने जाके बैठो, ठीक है, उसको दरख्वास्त लिखो SHO को, फिर वो NOC देता है। व्हाट नॉनसेंस इज, पेपर पेंसिल से। हाँ, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप ऐप रखो एक, उसके ऊपर वो बंदा अप्लाई करे, उसकी चेकिंग हो, 10-15 मिनट की गेम हो, और उसके बाद उसको NOC, वो जहाँ जाए वो NOC चेक करवाए। पेपरलेस मतलब उन्होंने कर दिया ना हर चीज़ को। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, वहाँ पे आपको एवरीथिंग इज ऑन एप्लीकेशन। एंड इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, कोई इतनी भी रॉकेट साइंस है भी नहीं कि आप इस तरह की डिजिटलाइजेशन की ऐप्स क्रिएट कर सकें या इस तरह की एक्सेसिबिलिटी कर सकें। आप देखें कि आप एक यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको टेलिंग यू, एक खातून खड़ी है रोड पे, मैं एक हैंडसम बंदा हूँ, इफ़ आई विल आस्क हर आओ बैठ जाओ मेरे साथ गाड़ी में, तो वो बैठेगी? नहीं बैठेगी। अगर वो खातून मुझे कहती है कि मुझे गाड़ी में बिठा लो, तो मैं उसको बिठाऊंगा? नहीं बिठाऊंगा। पता नहीं क्यों। एक ऐप है इन ड्राइव, उबर, करीम, ठीक है, रात के 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, या दिन का टाइम है, तो वो ऐप एक लेवल ऑफ ट्रस्ट क्रिएट कर देती है कि हाँ जी ये बंदा आएगा, आपको पिक करेगा, पिक करके आपको फलां डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, छोड़ जाएगा, ठीक है। और आप रास्ते में अगर उसके साथ कोई ऐसा इशू होता है तो उसके सिक्योरिटी फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, राइड शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट यू डू बेसिकली, वो ऐप क्या कर रही है, वो डिजिटलाइजेशन जो है वो एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट कर रही है आपके दरमियान और उस ड्राइवर के दरमियान कि भाई यू आर सेफ, अदरवाइज यू आर नॉट सेफ। अदरवाइज मैं जितना भी अच्छा हूँ या आप जितनी भी अच्छी हो, मैं आपको कभी नहीं बैठाऊंगा या आप मुझे कभी भी नहीं जो है वो बैठेंगे मेरे साथ। सो दिस इज़ द थिंग कि डिजिटलाइजेशन नॉट ऑन दिस लेवल बट अदरवाइज भी आपका ट्रस्ट क्रिएट करती है। जैसे आप अगर फ़र्ज करें कि एक टिकट मैं बाय करता हूँ, अक्सर मैंने ट्रैवल करना होता है, मैं टिकट बाय करता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि आगे कौन सा बंदा बैठा हुआ, ठीक है, लेकिन मैं वो टिकट बाय करता हूँ थ्रू ऑनलाइन और मैं उसको पैसे भी दे रहा हूँ, मिलियंस दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। कैश में आप कभी भी नहीं कैश में कभी भी नहीं दूंगा, लेकिन वो डिजिटलाइज। अब मेरा जो मज़े की बात, मेरा जो ट्रैवल एडवाइज़र है, मतलब जो मेरे लिए टिकट्स बुक करता है, मैं सिंस लास्ट 4 ईयर अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के, ठीक है, अपने बहनोई के टिकट्स उससे बुक करवा दो। आई नेवर मेट हिम। अच्छा। आई नेवर मेट हिम सिंस लास्ट 7 ईयर्स आई एम विद हिम। ही इज़ इन लाहौर और मैं उसको सिर्फ वॉइस मैसेज करता हूँ, यार रिजवान ये काम करी, वो कर देता है, मुझे टिकट भेजता है, अकाउंट में मैं उसके पैसे भिजवा देता हूँ, और मेरा उसका ट्रस्ट लेवल इतना है कि मैं आई नेवर मेट हिम फिजिकली। तो ये जो रिजवान साहब हैं जो लाहौर में बैठे हुए हैं, इनसे आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? फ़ोन पे, व्हाट्सअप कॉल? वुडंट बी ईजियर अगर मैंने उसको देखा भी नहीं हुआ, रियल में कभी देखा नहीं हुआ, जैसे अब मैं और आप बैठे हुए उसको देखा भी नहीं हुआ। बट वुडंट बी इवन मोर ईजियर अगर एक ही प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो और आपको फ़ोन की भी ज़रूरत ना इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि ये तो डिजिटलाइजेशन तो इससे नेक्स्ट स्टेप है ना, ये तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, वो तो और ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा ना। हाँ। तो बेसिकली दैट्स व्हाट द आइडिया ऑफ ट्रूली पाकिस्तान इज़ एज वेल, कि अगर किसी भी कस्टमर ने एक्सेस करनी है कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी बुक करना है, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म से वो टिकट भी आपके बच्चों का वो बुक हो जाए, साथ होटल भी बुक हो जाए, साथ में वो रेंट कार भी बुक हो जाए, और ऑल इन वन गो विद ट्रांसपेरेंसी एंड फुल ट्रस्ट एज वेल। सो आई थिंक दैट इज़ दी ऑल्सो समथिंग जो बिज़नेस की, जो यहाँ पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए आसानी क्रिएट भी की जा सकती है थ्रू डिजिटल। देखिए, हम जो बिज़नेस अपनी इमिग्रेशन का काम करते हैं ना, उसमें हमारे पास एक ना पोर्टफोलियो एक चीज़ होती है, उसके ऊपर हम एट अ टाइम 4 कॉर्नर्स को कर रहे होते हैं। वहाँ का लॉयर भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, इवन हमारा क्लाइंट भी, हम यहाँ से पाकिस्तान में भी, ठीक है, वो पूरा एक मतलब आप समझ रहे, उसको समझ लें कि वो 1 विंडो ऑपरेशन होता है। सही। उसके अंदर हर चीज़ आपको मिल रही होती है। सही। आप जो ट्रूली पाकिस्तान से करना चाह रही हैं या कर रही हैं, वो भी यही होगा कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा, उसके ऊपर वीज़ा भी होगा, उसके ऊपर आप अगर करें, अगर आपको सऊदीया जाने का हो उम्रा के ऊपर, तो एक नुसुक एप्लीकेशन है उनकी, वो सारी चीज़ें, वीज़ा भी उधर है, होटल भी उधर है, ठीक है, आपने इवन आपने रियाजुल जन्ना को विजिट करना है, वो भी उधर है। हाँ, लेकिन
आपने सही बहुत अच्छी एग्जांपल दी न्यूज़ आपकी उसमें, लेकिन ये है कि अगर आप नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें तो साथ कैपेसिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर आप एक इंट्रोड्यूस करवा दी, सऊदी ने स्पेशली करवा दी, तो साथ जो उनके आने वाले लोग हैं जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स आप इन अ वे कह दें, उनको सिखाएं भी कि कैसे इस्तेमाल करना है। बिकॉज़ वहाँ पे मैंने मदीना में इतने लोगों को देखा है जो बूढ़े बूढ़ी आंटियाँ होती हैं, बूढ़े बूढ़े अंकल्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी सेव किया है कि हम रियाजुल जन्नह जा सके, मदीना आ गए, मक्का आ गए, और वो रियाजुल जन्नह उनको समझाया नहीं पाता कि वो कहते हैं हम क्यों नहीं जा पा रहे, और उनके पास फ़ोन भी वो बटन वाले होते हैं। आप देखिए, उसके लिए मैं बताता हूँ ना कि उसके लिए ना सबसे लोगों को असल में ना इन्फॉर्मेशन, बेसिकली पीपल आर नॉट अवेयर। हमारी गवर्नमेंट ये इन्फॉर्मेशन देती ना। देखिए, आप अगर यूज़र है ना एक चीज़ के, ठीक है, तो यू शुड नो, आप अगर जा रहे हैं तो आपने उसको किस तरह कम्प्लीटली इंजॉय करना, आपको पता होना चाहिए। या जो ट्रैवल एजेंट है ना, ठीक है, वो यही तो वो इन्फॉर्मेशन का गैप है कि आधी इन्फॉर्मेशन आधी जगह पे, दूसरी इन्फॉर्मेशन दूसरी। अच्छा, मैं आपको प्रोग्राम के तौसक से एक बात बताता हूँ कि अगर आप वहाँ पे ना विंडो पे चले जाए ना, 363 गेट आई थिंक सो, उसके साथ उन्होंने एक विंडो बनाई हुई है। वहाँ पे हर ज़बान में बंदा बोलता है। उर्दू तो बहुत कॉमन है, उर्दू भी कॉमन है वहाँ पे, वो आपको कर देता है। फिर इसके अलावा जो ट्रैवल एजेंट्स हैं ना, जो बेसिकली जो कंपनी आपको वीज़ा देती है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आपको कोई इशू होता है इस तरह का, तो वो आपको पूरा एक परमिट बना के देते हैं, रियाजुल जन्नह के परमिट। अच्छा, मैंने खुद भी बनवाए हैं इसी तरह, क्योंकि एक दफ़ा एप्लीकेशन चल नहीं रही थी, मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। मैंने कहा यार अब ये लोग आए हुए हैं, क्या करूँगा, तो मैंने वो अपने जो कंपनी थी उधर, शिरका जो था जिसने मुझे वीज़ा दिया था उम्र, उससे बात की, उन्होंने मुझे परमिट बना के दिया। अच्छा, इसके अलावा मतलब देखें, द थिंग इज़ के देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन। पाकिस्तान को में अंदर टूरिस्ट को बुलाने के लिए क्या मसले आ रहे हैं, क्या लॉज हैं, क्या एक्सेसिबिलिटी है? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान में अगर कोई टूरिस्ट आता ना, तो सबसे जो पहली बात ये है कि हमारे पास कोई टूरिज़्म एक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप तुर्की अगर विज़िट करें या आप थाईलैंड में विज़िट करें, तो वहाँ पे एक अलग से पुलिस फोर्स है फॉर टूरिज़्म, ठीक है, जो उनको करती है। फिर जो हमारे यहाँ पे आगे से वो जो टूरिस्ट को कैच करने के लिए कंपनीज़ हैं, वो कोई इतनी इक्विप्ड नहीं है, या वो कोई इतनी ज़्यादा, मतलब टूर ऑपरेटर्स, हाँ, टूर ऑपरेटर्स जो है ना, वो कोई इतने इक्विप्ड नहीं है। दे डोंट नो, लाइक मोस्टली तो मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड भी नहीं है कोई SCCP से, ठीक है, मतलब उनकी जो प्रॉपर, फिर वो टैक्स पेयर्स नहीं है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, जैसे NOC हो गया। अब एक नॉर्मल सी चीज़ है कि एक टूरिस्ट अगर आता है लाहौर में, तो उसको 1 घंटे के अंदर अपने थाने में रिपोर्ट करनी है, करीबी थाने में। अब हमारे या तो हो कि ऐसा थाना बन जाए जो अलग टूरिस्ट के लिए हो, तो या अदरवाइज़ कोई ऐसा डेस्क बन जाए थाने के अंदर कि टूरिस्ट आके वहाँ पे बता दे। अब एक बंदा जिसको ज़बान भी नहीं आती, वो क्या करेगा? अब थाने में बैठा हुआ होगा तो वो ज़्यादातर तो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ, इस्लामाबाद का थाना हो तो शायद किसी को इंग्लिश आती हो, या अदरवाइज़ कुछ हो इस तरह से। तो अब वो NOC लेने के लिए बेचारा बैठा होता है, या बताने के लिए कि जी मैं आ गया। अच्छा, अब जब वो होटल में जाता है तो होटल वाला सबसे पहले ये कहता है कि भाई आपने अगर यहाँ पे रुकना है ना, तो थाने का जो है ना, वो थाने में रिपोर्ट कर गया हो। होटल वाले उसको कमरा भी नहीं देते। तो वो स्मूदर तरीका नहीं है कि पहले से कुछ हो या कोई ऑनलाइन हो, तरीका कि वो उधर से उतरे और उसके पास एक एप्लीकेशन हो जो वो डाउनलोड करे, और उसके ऊपर वो हर जगह पे इंफॉर्मेशन दे दे, पूरा प्लान वहाँ पे बता दे, मैंने इधर इधर फलां फलां जगह जाना। फिर उसमें कुछ जोन्स है ना, जैसे इस्लामाबाद पिंडी है, तो कोई भी टूरिस्ट अगर यहाँ पे फिरेगा तो ऑकवर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं, ये ओपन जोन है। कुछ जो जोन है जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, ठीक है, बलूचिस्तान एरियाज़ हो गए या इस तरह के जोन्स हो गए। अब जैसे बलूचिस्तान जो है वो हेरिटेज के हिसाब से बड़ा रिच है, ठीक है, तो टूरिस्ट अगर वहाँ पे जाए उनको इंटरेस्ट मिल सकता है, मतलब चीज़ें। फिर कुछ जोन्स ऐसे हैं जो कि नो गो एरियाज़, लाइक मतलब ट्राइबल एरियाज़ हो गए, टूरिस्ट वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें या कोई लोकल जो है पॉलिटिकल हो। फिर उसके अलावा ना आप देखें, टूरिस्ट को
आप जितना ईज करेंगे ना, बिकॉज हमारा जो पैसा है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के पैसों से कम है। लाइक $1 292 का है, £1 अदरवाइज आप कर लें, मतलब बहुत सारी कंट्री स्विट्ज़रलैंड से या अदरवाइज। तो वो जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आके ज़्यादा देर स्टे कर सकता है उस पैसे से, ठीक है, उसको इंजॉय कर सकता है यहाँ के एनवायरनमेंट को। लेकिन अगर हम उसके लिए ईजी बना दें, वैल्यू फॉर मनी भी हो, वैल्यू फॉर मनी भी हो, ठीक है, तो वो इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वही बात है कि आप उसको, उसके जो राइट्स हैं एज अ टूरिस्ट, फिर वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में बताइएगा। कुछ लोग होते हैं हमारे यहाँ पे जो वीज़ा बेचारे अप्लाई करते हैं, उनको वीज़ा ही नहीं मिलता। क्यों? बस नहीं मोस्ट कॉमन रीजंस क्या है? उसका मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि उनका सिस्टम और हमारा सिस्टम, मतलब नॉट लाइक ऑलवेज, लेकिन उनका सिस्टम और हमारा सिस्टम जो है वो मैच नहीं कर रहा होता, ठीक है। जैसे अब हमारे लिए सिक्योरिटी मेजर्स ज़रूरी हैं, उनके लिए भी सिक्योरिटी में, फिर ये है कि अदरवाइज़ एक अपील का राइट नहीं है। फिर हमारा जो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है वो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। तो उसको खुद भी पता डॉक्यूमेंट। फिर ये है कि चूँकि वो पेपर का आदी नहीं है, जो बाहर का टूरिस्ट है मोस्टली वो पेपर का आदी नहीं है, हम पेपर के आदी हैं। इस पे इलैबोरेट कीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप ई वीज़ा स्टार्ट करें। है हमारे पास ई वीज़ा कुछ कंट्रीज के लिए? शायद हो कुछ आई कंट्रीज के थिंक लिए, कोलंबिया करके लैटिन अमेरिका के लिए शायद है। मे बी शायद इस तरह से हो, मतलब If I'm not wrong. ईजी जो है वो ई वीज़ा हो, ईजी एक्सेस हो उसकी, अदरवाइज जो है वो रशिया के लिए शायद है। हाँ, चाइना के लिए भी मेरे ख्याल में स्टार्ट किया है अभी इन्होंने। तो ई वीज़ा की फैसिलिटी हो और इसके अलावा जो रिजेक्शंस है वो कम से कम हो। जी, पेपरलेस कर दें अगर आप उसको, तो फिर इजी हो जाएगा। ऑनलाइन करें और उस क्या लगता है आपको कितने अरसे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे कि हम टूरिज़्म को, जो इतना गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है और करती आई है कि हम पे ज़्यादा बाहर से लोग आए, बाहर से डॉलर भी आए, इतना अब हमारा इंटरनल डोमेस्टिक ट्रैवल भी बहुत बढ़ गया, हमारे लोकल्स काफ़ी बाहर विद इन द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या, हाउ सून वुड द वीज़ा प्रोसेस वुड बी मेड ईजी फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स? as soon as you will bring the technology, digitalization here, as soon as That's the only gap? there Biggest are gap? no biggest gap, but there are other things that जैसे आपकी जो होती है सिविल अनरेस्ट है, आप इसके ऊपर काबू पाएँ, टेररिज्म के ऊपर काबू पाएँ, और इसके अलावा आप ओपन करें एरियाज़ को। फिर जो बेसिकली आगे से टूर ऑपरेटर्स हैं उनको आप एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आए। फिर इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप लोकल्स जो है ना उनको, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि एक जगह पे एक मस्जिद बन जाए, जैसे करतारपुर है, करतारपुर इज़ रिलीजियस एज वेल एज टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, सिख बरादरी के लिए। अब आप यूँ करें कि आप करतारपुर से जो फंड जनरेट हो रहा है उसका 1% उस एरिए की फलाह बहबूद पे भी लगाएं, आप फाटा की फलाह बहबूद पे लगाएं। फिर लोग उनको वेलकम भी करेंगे कि भाई अगर ये हमारे पास आ रहा है तो हम कमा रहे हैं, हमारे इलाके में बिजली लग रही है, हमारे इलाके में मार्केट बन रही है, कोई मस्जिद बन रही है, हमारे इलाके में स्कूल बन रहा है। जैसे आपके एक एरिया है, बड़ा प्यारा एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, किसी भी एरिया, लेकिन वहाँ पे स्कूल्स नहीं है। आप उसका एक टूरिस्ट को बुलाएं, वो पैसा खर्च करे वहाँ पे, उसका एक हिस्सा स्कूल बना दें, मतलब उसको डिजिटलाइज करें और उसको इस तरीके से फैसिलिटेट करें टूरिस्ट को वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। फिर आप उसको ओवर क्राउडेड ना होने दें, ठीक है। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट को का तहफ़्फ़ुज़ करें, वहाँ के इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट होगा तो टूरिस्ट आएगा। फिर हाँ, इसके अलावा उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो इन चीज़ों से फिर ये है कि ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बिगेस्ट कैप आप यही कह सकते हैं, डिजिटल जब तक नहीं होगा उस वक्त तक, मतलब आप जितना मर्जी ट्राई कर सकें कर लें, देयर विल नॉट बी एनीथिंग। अब जैसे आप ये डिजिटल नोमैड्स की बात करें, ठीक है, अब डिजिटल नोमैड्स जो अब दुनिया में हर बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है, हर बंदा घर से बैठ के काम कर रहा है, मतलब आफ्टर कोविड हो गया ना ये। तो अब मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करूँगा इस सिस्टम को या इस लेवल को कि मैं घर में बैठा हूँ या मैं किसी पुरफ़ज़ा मुकाम पे बैठा हूँ और मैं अपनी कोर्ट अटेंड कर रहा हूँ या मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस कर रहा हूँ या कंसल्टेंसी दे रहा हूँ एक पुरफ़ज़ा मुकाम पे बैठ के। अगर मैं अपने
उसके लिए मेरे अगर कोई पैसे खर्च भी होते हैं तो अगर मैं कंसल्टेंसी 10 लाख 15 लाख की ले रहा हूँ तो मैं बैठ के मरी में या किसी भी जगह पे उसको दे रहा हूँ। अगर मेरा 30-35 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है तो मुझे क्या इशू है। इसी तरह जो डिजिटल नोमैड्स हैं वो डिफरेंट, उसके लिए डिजिटल नोमैड्स के लिए आप वीज़ा पॉलिसीज करें, डिजिटल नोमैड्स वीज़ाज स्टार्ट करें। आपको पता है बाहर होते हैं, पोर्चुगल में इतना वीज़ा, पोर्चुगाल में है, जर्मनी ने स्टार्ट किया, इटली ने स्टार्ट किया। आफ्टर कोविड तो उन्होंने मतलब वो कहते हैं अन्नी डाली ना। लेकिन रिक्वायरमेंट्स भी उनकी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो तो हर कंट्री की होएगी ना। हाँ, ठीक है ना, आप देखें अगर आपने उस कंपटीशन में आना है तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी देखें। अब आप हैकर्स को बुला के तो नहीं यहाँ पे बढ़ा सकते ना, आपने देखना है कि भाई इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या काम करता है। फिर ये है कि अब आप फ़र्ज़ करें कि अब एक बच्चा है यहाँ पे बैठ के वो अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा है और अमेरिका के लिए काम कर रहा है, लेकिन अमेरिकन कभी उसको वीज़ा नहीं देंगे कि भाई आओ तुम हमारे पास यहाँ पे आके काम करो, नहीं देंगे, स्पॉन्सर नहीं करेंगे, लेकिन वो काम अमेरिका के लिए कर। तो ये डिजिटल मतलब उसने बाउंड्रीज ख़त्म कर दी ना, कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज है ख़त्म कर दी। वो मैन पावर उठा रहा है, ब्रेन उठा रहा है, ठीक है, आप भी उठा सकते हैं। आप सिर्फ एक कंसेप्ट को देख लेना कि आप उस डिजिटल नोमैड को बुलाएं, उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, वो डॉलर में बैठ के कमा रहा होगा, आपको पैसों में देता जाएगा, आपकी इकॉनमी बूस्ट करेगी, आपकी बैंकिंग सिस्टम जो है वो उसमें हो, आपकी मतलब वो आपकी इकॉनमी में पार्टिसिपेट करेगा ना। अब जैसे यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं मरी में तो मरी की इकॉनमी में पार्टिसिपेट करते हैं ना वो, तो इसी तरह अगर बाहर का टूरिस्ट आएगा तो वो करेगा। फिर लोकल्स को आप कहें कि वो छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस बनाएं उनके लिए, जहाँ पे वो लोकल एनवायरनमेंट को इंजॉय करें, तो दे विल डू दैट। फिलहाल आपको कुछ अंदाज़ा है कि डिजिटल नोमैड्स कितने आ रहे हैं पाकिस्तान में, क्या सिचुएशन है? मुझे अभी ना रिसेंटली इसका नहीं, लेकिन यूएस में 4.4 मिलियन लास्ट जो हैं डिजिटल नोमैड्स के, और यूरोप में तकरीबन 14.5 मिलियन। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान का मुझे नहीं अंदाज़ा कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक हमारे पास डेटा भी है ये, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिजिटल नोमैड्स के बारे में। इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हमने ट्रैक करना है, बट दैट इज़ वेरी अनरिलायबल, स्पेशली इस्लामाबाद में तो हर जगह पे इंटरनेट नहीं चल रहा होता, वो जामस लगे होते हैं। नहीं वो तो मेन चीज़ है ना, बेसिकली उनकी खुराक जो है वो तो इंटरनेट है ना। सॉरी आई फॉरगेट दैट, बट इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दैट शुड बी, मतलब 5G 6G वो 7G पे काम करने वाले लोग, तो वो आप उसको और स्टेबल रिलायबल कंसिस्टेंट एक्सेस टू इंटरनेट, उसके लिए अगेन जैसे आपने पहले मेंशन किया कि सिविल अरेस्ट और कोई इस तरह का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनरेस्ट ना हो कि वो कंसिस्टेंटली प्रोवाइड किया जा सके, कोई बंद ना हो जाए। आपको कोई टूरिज़म लॉ अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में लिखना हो या रेकमेंड करना हो तो व्हाट वुड दैट बी? उसके लिए जो है वो सस्टेनेबिलिटी के हो, ठीक है, उसके लिए जो उस लॉ में जो जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि लोकल्स को जो है वो पार्टिसिपेशन देनी चाहिए, और उस लॉ में आपको जो टूरिस्ट के हवाले से उनकी सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, और इन्वायरमेंट को आपने बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर मुझे मौका मिले तो इन्वायरमेंट को भी मैं मद्देनज़र रखूँगा, इसके अलावा सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखूँ। फिर इसके अलावा देखें जैसे हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मॉरली भी और अदरवाइज़ भी इलीगल समझी जाती हैं, जैसे ड्रिंक करना, तो उसके लिए आपको मतलब प्रॉपर एक सिस्टम बनाना। मतलब ये भी आप देखें, आप जो बंदा टूरिस्ट इधर आ रहा है उसको भी तो खुला नहीं छोड़ना ना आपने कि भाई तुम जो मर्ज़ी करो, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपने ला, बिकॉज यू शुड नो। फिर उसको ये अवेयरनेस भी हो कि मैंने जाके, जैसे आप यूएसए में जाते हैं आपको पता होता है कि मैंने अगर ड्राइव करनी है तो मैंने ऐसे ड्राइव करनी है, तो उसको भी पता हो कि यार मैंने अगर ड्राइविंग के लिए लाइसेंस लेना है तो यहाँ पे ये 30 एज के पास मैंने जाना और मैंने ड्राइव करने के लिए करना है, या अदरवाइज़ मैं कोई भी, उसको भी आपने बाउंड करना है ना लीगली। तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखूँगा कि अगर एक टूरिस्ट आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है आपने, सही ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एनवायरनमेंट का आपने मेंशन किया, उसमें क्या इन पर्टिकुलर हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट थ्रू द लॉ, हाउ कैन वी हैव सस्टेनेबल टूरिज्म थ्रू लॉ? देखिए जो सबसे चीज़ जो बड़ी होती है ना वो ये होती है
कि इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने एरिया की ले लेते हैं कि हम लोग मरी जाते हैं। अब मरी जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप बड़े स्मूथली माल रोड तक चले जाते हैं या कश्मीर पॉइंट तक चले जाते हैं और जाके वहाँ पे इंजॉय करते हैं तो आपका एक कहते हैं कि आपने ट्रिप जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर। लेकिन अगर आपको रास्ते में ही घंटों सफ़र करना पड़ जाए, रास्ते में ही गाड़ी चल रही छोटी 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 चल रही, उसके लिए जो ओवर क्राउड होना जो है ना वो आपको बिकॉज आप एक पॉइंट रखें कि इस पॉइंट तक 100 पीपल आ गए, अब जो बाकी लोग आएंगे जब तक वो 100 पीपल आगे से जाएंगे नहीं तो बाकी लोग तब आएंगे। उसमें क्या होगा कि अगर आप एक टाइम फ्रेम रखते हैं कि भाई आप 100 पीपल जो है वो 2 आवर्स के लिए यहाँ पे इंजॉय करें खुद फिट करके, और उसके बाद आप निकल जाए ताकि पिछले से 100 पीपल आ जाए, मतलब उसको आपने ओवर क्राउडेड नहीं होने देना ताकि सारे लोग उसको इंजॉय करें। अच्छा, उसके अलावा आपने जो मेन चीज़ करनी है वो ये करनी है कि लोकल पार्टिसिपेशन जो है ना इकोनॉमिक वाइज वो आपने कम्प्लीटली उनको देनी है। सही। और इसके अलावा एक्सेस जो है एरियाज तक उसको आपने बड़ा स्मूथ कर देना है और ओके कर देना है उन लोगों के लिए जो उन एरियाज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। फिर जो उनकी सिक्योरिटी और उनके जो आउटबाउंड्स हैं या जो यू कैन से के दे शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द लीगल फैक्ट्स एंड फैक्टर्स। हम अपने पॉडकास्ट के एंड तक पहुँच रहे हैं। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि अगर आपने एडवाइस देनी हो जनरली ओवरऑल एनीबडी जो अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहा है पाकिस्तान से, स्पेशली अगर चेक रिपब्लिक हो गए या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या स्पेशली USA हो गया, तो व्हाट शुड दे कीप इन माइंड इन अ नटशेल? समराइज़ थोड़ा सा करते हैं जो हमारी डिस्कशन है। और जो अगर हम और अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं टूरिस्ट को पाकिस्तान की तरफ, तो उसको आप क्या recommend करेंगे to the authorities, to the legal bodies, to the government and the tour operators and people in the tourism sector within the country? देखिए, अगर तो किसी ने यहाँ से अब्रॉड जाना ना पाकिस्तान से, सबसे पहली चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन आर देयर ऑन देयर नेट। आजकल वैसे चैट GPT है, वो आपको बड़ा स्मूथली करके और बड़ा प्रिसाइजली करके चीज़ें बता देता है। आप वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट करें और उन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मतलब मद्देनज़र रखते हुए अपना वीज़ा अप्लाई करें, चाहे वो कोई भी वीज़ा है, स्टूडेंट है, बिजनेस है, वट जो भी। इसके अलावा आपको ऑनलाइन बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। ऑनलाइन लॉयर्स बैठे हुए होते हैं जो इमिग्रेशन से हैं, वो दे विल गेट सम मनी और वो आपको बता देते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने बाहर से पाकिस्तान आना है उनके लिए जो अथॉरिटीज़ हैं, या सबसे पहले तो एक लॉ डेवलप किया जाए जिसको टूरिज़्म एक्ट कह लें या वट एवर जो भी, उसके अंदर जो इन बाउंड्स हैं, आउट बाउंड्स हैं, वो बताए जाए और टूरिस्ट को भी जो है वो किया जाए, बाउंड किया जाए, और जो यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बाउंड किया जाए। और उसके अलावा जो मेन इशू है यहाँ पे हमारे, वो ये है सिक्योरिटी का। जब तक आप किसी को सिक्योर फील नहीं करवाएंगे वो कभी भी आपके घर में नहीं आएगा। आप उसको सिक्योर फील करवाएं और ही विल कम इनसाइड। अच्छा, दूसरा ये है कि एक और चीज़ टूरिस्ट के हवाले, टूरिज़्म के हवाले से, आप जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री हैं जी। आप जैसे उसमें एक एग्जांपल है कुक आइलैंड। अच्छा। कुक आइलैंड जो है वो वीज़ा फ्री कंट्री है पाकिस्तान के लिए। वो ऑन अराइवल आपको वीज़ा 30 डेज़ का देते हैं और दैट इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। Where is that? दैट इज़ नियर बाय न्यूजीलैंड। दैट इज़ लाइक जजीरा है वो, और वो न्यूजीलैंड के पास है, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड डॉलर भी वहाँ पे चलता है। आई विश टू गो ओवर देयर, इफ़ यू विल सी द वीडियोज़ और एवरीथिंग, तो यू विल कम टू नो कि बड़ा अच्छा वो एक कंट्री है और वहाँ पे मतलब बंदा टूरिज़्म के लिए जा सकता है। इसी तरह आप वीज़ा फ्री पॉलिसीज़ बनाएं स्पेशली फॉर द टूरिस्ट। और 3 दिन का वीज़ा दे दें, महीने का दे दें, 30 डेज़ का दे दें, तो आने के लिए भी टूरिस्ट जो पाकिस्तान में आ सकते हैं। तो काम तो काफ़ी सारा इसके ऊपर होने वाला है, लेकिन अगर कोई सीरियस ले, बाकी प्लेसेस हमारे पास कम नहीं है दुनिया में। हमारा अगर इस्लामाबाद भी आप देखें तो वही बहुत इनफ है। अदरवाइज बिकॉज मैं जब आई वॉज स्टूडेंट
तो हमारे साथ जो थे जब जो वहाँ के गोरे थे वैन दे सी के पहाड़ वो जब देखते थे कार्डिफ वाली साइड में, तो वो दे गेट वेरी अमेज। तो हमारे पास तो वैसे ही ये थोड़े से फासले पे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो तो छोटे थे। नहीं, मैंने बेसिकली BCU से किया LLM। तो वैसे हम लोग फिरते रहते थे। तो कार्डिफ, अगर आप स्वांसी चले जाएं, वहाँ के बीचेस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त। तो ये है कि आपके पास तो बहुत सारी एक्सेसिव है, आपके पास समुंदर भी है, पहाड़ भी हैं, मैदान भी है, सहरा भी हैं, मतलब हर किस्म का इंटरेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर दुबई जो है वो अपने सहराओं को जो है इतना, वो गल्फ को जो है इतना अमेजिंग कर सकता है टूरिस्ट के लिए, रेत को सिर्फ, तो वाई नॉट वी। तो हमारे पास तो पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, समंदर है। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, इट हैज़ बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है। मैं थोड़ा सा समराइज़ करती हूँ जो हमारे लिए जो भी पाकिस्तानी जाना चाह रहे हैं कि वो बाहर जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करके जाएँ। इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किसी से हेल्प लेनी है आप ज़रूर लीजिएगा। आप अपना पेपर वर्क कंप्लीट कीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा फॉर वीज़ाज़, वेदर इट्स फॉर स्टूडेंट वीज़ा और एनी अदर काइंड ऑफ वीज़ा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, लीगल बॉडीज़, सब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक टूरिज़म एक्ट क्रिएट करें ताकि वी कैन इनवाइट एज मैनी टूरिस्ट एज पॉसिबल और हम अट्रैक्ट कर सकें फॉरेन टूरिस्ट को, और ताकि हमारी भी इकॉनमी बढ़े। और ऑल ऑफ दिस इज़ मोस्टली इंटायरली पॉसिबल अगर हम डिजिटलाइजेशन लेकर आएँ, हमारे स्ट्रीमलाइन कर सकें अपने जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। होपफुली आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आएगी, चेंजेस आएंगे एंड इंशाल्लाह देयर विल बी एन इंक्रीज़ इन टूरिज्म इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, विल बी बैक विद अनदर एपिसोड वेरी सून।